दोस्तों, हमारे भारत को प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया कहलाने का गौरव प्राप्त था। लेकिन जब सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा किया, उसके बाद भारत से वो गौरव छिन गया। हम सभी ने जब भी अपने इतिहास के बारे में पढ़ा या सुना है तो उससे हमें बस यही पता चलता है कि हमारे भारत को बर्बाद करने के पीछे न केवल अंग्रेजों का बल्कि कई आक्रमणकारियों का भी हाथ रहा है। हम हमेशा भारत के बाहर से आए अंग्रेजों को ही दोषी मानते रहे हैं, जबकि उनसे ज्यादा भारत को बर्बाद करने के पीछे भारत के ही लोगों का हाथ रहा है। आज हम आपको भारत के उन गद्दारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके कारण ही सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत का आज ये हाल है। दोस्तों, भारत देश को विदेशियों के हाथों बेचने वाले इन चंद नमक हलाल लोगों के बारे में जानने के लिए बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हिंदुस्तान में कई ऐसे राजपूत राजा हुए हैं जिन्हें आज भी वीरों के रूप में याद किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि राजपूतों में एक ऐसा भी राजा हुआ जिसने अपने ही देश हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की। एक बहुत ही मशहूर कहावत है राजा जयचंद के बारे में। जयचंद, तूने देश को बर्बाद कर दिया, गैरों को हिंद में आबाद कर दिया। ये कहावत राजपूत के सपूत गद्दार राजा जयचंद के लिए लिखे गए थे। आपको बता दें कि जयचंद कन्नौज साम्राज्य का राजा था। पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद की दुश्मनी बहुत पुरानी थी और उन दोनों के बीच कई बार भयंकर युद्ध भी हो चुके थे। इसके बावजूद पृथ्वीराज संयोगिता से शादी करके जयचंद के दामाद बन गए थे। फिर क्या था, जयचंद अंदर ही अंदर पृथ्वीराज का और बड़ा दुश्मन बन गया और मौके की तलाश करने लगा। इसी बीच जयचंद को पता चला कि मोहम्मद गौरी भी पृथ्वीराज से अपनी हार का बदला लेना चाहता है। फिर पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए जयचंद ने मोहम्मद गौरी के साथ हाथ मिला लिया। दरअसल गौरी का साथ देने के पीछे जयचंद की एक बहुत बड़ी चाल थी। जयचंद इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि वो अकेले पृथ्वीराज से नहीं जीत सकता और अगर मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से युद्ध जीत जाता है तो उसे उपहार के रूप में दिल्ली की सत्ता मिल जाएगी। दिल्ली की सत्ता के लालच में जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया और युद्ध में जयचंद ने गौरी को अपनी सेना देकर पृथ्वीराज को हरा दिया। युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को भी मार दिया और उसके बाद गौरी ने कन्नौज और दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों पर भी कब्जा कर लिया। और गौरी के राज करने के बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में हम सभी अच्छे से जानते ही हैं। खैर, आइए अब जानते हैं दूसरे गद्दार के बारे में। दोस्तों, हिंदुस्तान के दूसरे देशद्रोही का नाम है मान सिंह। दरअसल एक तरफ जहां महाराणा प्रताप भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए दर दर भटक रहे थे और जंगलों में रहकर घास की रोटियां खाकर देश को मुगलों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं देशद्रोही मान सिंह मुगलों का साथ दे रहा था। उस समय राजा मान सिंह मुगलों की सेना के प्रमुख थे और वो आमेर के कछवाहा राजपूत महाराजा थे। महाराणा प्रताप और मुगलों की सेना के बीच लड़े गए भयावह और खूनी युद्ध में वो मुगल सेना के सेनापति थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप वीरतापूर्वक लड़ते हुए बुरी तरह घायल हो जाने के बाद जंगलों की ओर भाग गए थे और जंगल में ही रहकर मुगलों से बचकर उन्हें पराजित करने और अपना राज्य वापस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। दोस्तों, मान सिंह के इस करतूत के चलते उसे इतिहास के सबसे बड़े देशद्रोहियों में से एक कहा जाता है। दोस्तों, हिंदुस्तान के गद्दारों के इस लिस्ट में अगला नाम आता है जयाजीराव सिंधिया का। दरअसल हिंदुस्तान के गद्दार और ग्वालियर के इस राजा ने लक्ष्मीबाई के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया था। उस समय ग्वालियर राजघराने से ताल्लुक रखने वाले जयाजीराव सिंधिया का नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता था। लेकिन ये वही जयाजीराव सिंधिया है जिसने 1857 की आजादी की क्रांति में अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया। उसने तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ अपनी सेना का इस्तेमाल किया था। अंग्रेजों के प्रति इस वफादारी के चलते अंग्रेजों ने इसे नाइट ग्रैंड कमांडर के खिताब से सम्मानित किया था। दोस्तों, आइए अब आपको मिलवाते हैं इस लिस्ट के अगले गद्दार नरेंद्र सिंह से। दरअसल हिंदुस्तान के गद्दार और पटियाला के इस राजा ने सिखों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया। 1857 की क्रांति में पंजाब में सिखों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की शुरुआत की। इस बगावत को दबाने के लिए पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, कपूरथला के राजा रणधीर सिंह और जिंद के राजा स्वरूप सिंह ने इस विद्रोह को दबाने और कुचलने में अंग्रेजों का पूरा साथ दिया था। इसके लिए इन राजाओं ने अंग्रेजों को हर चीज मुहैया करवाई ताकि सिखों के इस आंदोलन को दबाया जा सके। दोस्तों, आइए अब आपको मिलवाते हैं इस लिस्ट के अगले गद्दार मीर जाफर से। दरअसल किसी को गद्दार कहने के लिए मीर जाफर शब्द कहना ही काफी है, क्योंकि उसके राज को भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शुरुआत माना जाता है। बता दें कि मीर जाफर वर्ष 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब रहा और वो सिराजुद्दौला का सेनापति भी था। उसने पलासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया और इसके बदले रॉबर्ट क्लाइव ने जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का वादा किया था। माना जाता है कि इसी घटना के बाद भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना की शुरुआत हुई। बंगाल की सत्ता के लालच में उसने युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने बंगाल की बागडोर संभाली तो वो अंग्रेजों के नापाक मंसूबों को जान गए थे। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों की तानाशाही पर लगाम लगाने के लिए ऐसे कई सख्त और कड़े कदम उठाए जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी में भूचाल सा आ गया था।
अपनी ताकत को कमजोर पाकर अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को जंग के लिए चुनौती दी, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ प्लासी की जंग लड़ी। लेकिन इस जंग में बंगाल के नवाब के सेनापति मीर जाफर ने गद्दी हासिल करने के लालच में गद्दारी की और इस युद्ध में उसने अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया। इस गद्दारी के कारण नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई और बंगाल की गद्दी मीर जाफर के हाथों में चली गई। दोस्तों आइए अब इसके जैसे एक और गद्दार से आपको रूबरू करवाते हैं, जिसका नाम था मीर कासिम। दरअसल मीर जाफर को हटाने के लिए अंग्रेजों ने एक और गद्दार का सहारा लिया और वो था मीर कासिम। लेकिन मीर कासिम जब तक समझ पाता कि उसने अंग्रेजों का साथ देकर गलती की, तब तक उसे भी मार दिया गया। मीर कासिम को 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मार गिराया। तो दोस्तों सोचिए कि दो बंदरों की लड़ाई का फायदा किस प्रकार एक बिल्ली उठा लेती है। इस पूरी लड़ाई में अगर किसी ने कुछ या सब कुछ खोया है तो वो हमारा भारतवर्ष है। खैर आइए अब आपको मिलवाते हैं इस लिस्ट के अगले गद्दार से, जिसका नाम था मीर सादिक। दोस्तों हम सब अपने बचपन में अगर किसी एक शख्स को अपना हीरो मानते थे तो वो थे टीपू सुल्तान। कड़कदार मूंछ और जबरदस्त शख्सियत के धनी टीपू के पिता हैदर अली भी अद्भुत लड़ाका थे और उन्होंने विदेशी शक्तियों को सीमा पे ही रोक रखा था। लेकिन जब कोई अपना ही किसी को हराने पर तुल जाए तो कोई क्या कर सकता है। आपको बता दें कि मीर सादिक टीपू सुल्तान का खास मंत्री था, जो कि 1799 के प्रसिद्ध युद्ध में अंग्रेजों का सहयोगी बन गया था। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज टीपू सुल्तान के किले पर कब्जा करने और टीपू सुल्तान को मारने में सफल हो गए थे। दोस्तों वो कहते हैं ना, इंसान बाहर के लोगों से नहीं बल्कि अपने ही लोगों से मात खाता है। दोस्तों आइए अब आपको मिलवाते हैं हिंदुस्तान के गद्दार बाप बेटे से, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। दरअसल औरंगजेब के मुख्यमंत्री राजा रघुनाथ ने अंग्रेजों के साथ मिलकर मुगल शासन को खत्म करने की ठानी। फिर इसके बाद में राजा रघुनाथ के बेटे राय बहादुर जीवनलाल ने भी अंग्रेजों से हाथ मिलाकर अपने फायदे के लिए भरतपुर रियासत के दरवाजे अंग्रेजों के लिए खोल दिए। इन बाप बेटे की गद्दारी की वजह से ही अंग्रेज अपनी चाल में कामयाब हो गए। दोस्तों आइए अब आपको एक और गद्दार से मिलवाते हैं, जिसने हिंदुस्तान के एक दिलेर क्रांतिकारी की जान ले ली। ये तो हम सब जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद देश के महान क्रांतिकारी थे, लेकिन अंग्रेज उनसे कितना परेशान थे इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें पकड़ने के लिए उस समय 30,000 रुपए का इनाम रखा गया था। चंद्रशेखर आजाद को उन्हीं के करीबी दोस्त वीरभद्र तिवारी ने धोखा दिया। दरअसल वीरभद्र ने इनाम के लालच में चंद्रशेखर का पता पुलिस को बता दिया। उस दिन चंद्रशेखर इलाहाबाद में साथी सुखदेव के साथ अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे, जहां पुलिस ने उन्हें घेर लिया। पुलिस के हमले का चंद्रशेखर ने जवाब दिया और कई पुलिस वालों को मौत की नींद सुला दिया। हालांकि उन्हें 2 गोलियां टांग और छाती पर लगीं। बचने की कोई उम्मीद न देखकर चंद्रशेखर ने अंग्रेजों की गोली से मरने की जगह अपनी ही गोली से मरना पसंद किया। आइए अब आपको एक ऐसे गद्दार से मिलवाते हैं जिसने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 क्रांतिकारियों की जान ली। दोस्तों भारतीय इतिहास के गद्दारों में फणींद्रनाथ घोष का नाम शायद सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि उसने सैंडर्स हत्याकांड और असेंबली में बम फेंकने के केस में भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी। वो फणींद्रनाथ घोष ही था जिसकी गवाही की वजह से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। फणींद्रनाथ घोष को अंग्रेजों ने सरकारी गवाह बनाया था। आपको ये भी बता दें कि फणींद्रनाथ घोष ने ही चंद्रशेखर आजाद के शव की भी शिनाख्त की थी। आइए दोस्तों अब इस लिस्ट के लास्ट देशद्रोही की बात करते हैं। दोस्तों अगर गद्दारी की बात हो और भारत की सबसे पुरानी पार्टी को भूल जाएं, ऐसा संभव कतई नहीं है। दोस्तों एक नेता की बात हो तो नाम लिया जाए, लेकिन जिस पार्टी के नेताओं ने समय समय पर देश और हिंदुओं की पीठ में खंजर घोंपा, उसमें किसी एक व्यक्ति का नाम लेना बाकियों के साथ अन्याय होगा। इसलिए 1885 में स्थापना से लेकर आज तक कांग्रेस के नेताओं का इतिहास दागदार रहा है, जिसमें नेहरू से लेकर गांधी तक सब नेताओं के दामन हिंदुओं और देशवासियों के खून से सने हुए हैं। कांग्रेस की देश को मुख्य देन 1947 में देश विभाजन, कश्मीर समस्या और 1962 में चीन से लड़ाई में भारत की पराजय है। इसके अलावा देश के बंटवारे वाले प्रमाण पत्र पे भी सिग्नेचर नेहरू के ही थे, और तो और सुभाष चंद्र बोस की गुमनामी पर चुप्पी साधने वाले नेहरू ही थे। और इतिहास में कहा तो ये भी जाता है कि चंद्रशेखर आजाद को अगर किसी ने छल से मरवाया था तो वो भी नेहरू ही थे। तो दोस्तों ये थे कुछ वो गद्दार जिनकी वजह से भारत का यह हाल हुआ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।